कि अब आज भ्रष्टाचार द्वारा अध्ययन का अध्याय जो है 3 पढ़ेंगे, अपराध एवं शास्त्रियों से संबंधित है ये अध्याय। अपराध एवं शास्त्रियों से संबंधित है। सेक्शन जो है 7 से शुरू होकर 16 तक जाता है ये अध्याय। ये सेक्शन 7 देखते हैं, सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन जो 7 है वो काय से संबंधित है, काय के लिए शास्त्री। क्योंकि सेक्शन 7 कहता है लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने संबंधी अपराध। दरअसल ये जो सेक्शन है लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने से संबंधित है। जब लोक सेवक रिश्वत मांगता है उससे संबंधित है। सेक्शन 7 लोक सेवक को रिश्वत लेने से संबंधित है और सेक्शन जो 8 है वो लोक सेवक द्वारा रिश्वत दिए जाने से संबंधित है। आप लोक सेवक को रिश्वत देते हो तो सेक्शन 8 में है, और सेक्शन 7 में जब लोक सेवक आपसे रिश्वत मांगता है, दोनों है ना। तो इसको देखते हैं। तो थोड़ा तो ऊपर लिखा दिए जाने, लेकिन वो लिए जाने संबंधी अपराध है। जब लोक सेवक आपसे रिश्वत मांगता है तो धारा 7 के तहत, और जब आप उसको रिश्वत देते हो तो धारा 8 में आता है। ठीक है, देखिए ये कहता है सेक्शन 7 कहता है ऐसा कोई लोक सेवक जो, पहला ए कहता है इसका, किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है कि चाहे वह स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से किया जाए या करवाया जाए, या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा ना किया जाए या ना करवाया जाए। तो पहला ये जो क्लॉज है इसका ये क्या कह रहा है कि जब कोई लोक सेवक क्या करता है, असमय यानी अनुचित रूप से आपसे क्या करता है, कोई लाभ प्राप्त करता है, कोई लाभ प्रतिगृहित करता है, और किस उद्देश्य से प्राप्त करता है, या तो वो स्वयं किसी कार्य को अनुचित तरीके से करने की बात करता है, या किसी अन्य लोक सेवक से करवाने की बात करता है, या ना करवाने की बात करता है, या तो अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करता है, अनुचित लाभ प्राप्त करता है। बात आप याद लिखिए, अनुचित लाभ प्राप्त करता है। वो आपसे कोई लाभ मांगता है, कोई चीज मांगता है, प्रतिग्रहित करता है, अनुचित लाभ प्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करता है। अनुचित लाभ प्रतिग्रहित करता है, प्रतिग्रहित करता है, और किस उद्देश्य से करता है कि कोई काम किया जाए या ना किया जाए, दोनों बातें। कोई काम किया जाए या ना किया जाए, या ना किया जाए, दोनों बातें हैं। क्यों, या तो किया जाए या ना किया जाए, या किया जाए तो अनुचित तरीके से किया जाए, है ना। इस तरीके के लिए लाभ प्राप्त है, या तो वो स्वयं के लिए मांगता है या किसी अन्य लोक सेवक के लिए मांगता है। दोनों चीजें, स्वयं के लिए भी कह सकता है और अन्य लोक सेवक के लिए भी कह सकता है। इसके लिए लोक सेवक की बात हो रही है यहाँ, लोक सेवक या तो स्वयं के लिए कहता है या किसी अन्य लोक सेवक से कराने की बात कहता है। उसके लिए वो क्या मांगता है आपसे, अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करता है, अनुचित लाभ प्राप्त करता है। कहता है कि आप इस तरीके का दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, या नहीं कराना है कोई काम तो नहीं होगा, या आप जो काम कराना है वो गलत तरीके से कर देंगे। ठीक है, नियमों के विरुद्ध जाके कर दिया जाएगा, आप तो पैसा दे दो आपका काम हो जाएगा। इस तरीके की अगर बात करता है, या कहता है वो साफ से करवा देंगे, इस तरीके के होता है ना कि आप पैसा दे दो, आप पैसा मांग रहे हैं, इतना पैसा दे दो आपका काम हो जाएगा। या तो अपने लिए मांग रहा है, या अपने किसी अन्य अधिकारी है, कोई लोक सेवक है, उसके लिए मांग रहा है। तो इस तरीके का जब वो अपराध करता है तो धारा 7 में आता है। दूसरा कहता है इसका भी, किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा करने या करवाने, ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के किसी व्यक्ति से किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये क्या कह रहा है, कोई लोक कर्तव्य होता है, जो लोक कर्तव्य है उसको अनुचित, इसको में भी अनुचित से वही बात आ रही है, अनुचित रूप से। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इनाम के रूप में। बोले आपका काम हो जाए तो क्या करना, बोले जो आपको ठीक लगे वो दे देना, बोले इनाम के रूप में, जो आपको ठीक लगे इनाम के रूप में दे देना, हम आपका काम करा देते हैं या कर देते हैं। ऐसा कोई लोक कर्तव्य है अनुचित तरीके से। ये सेम बात है, अनुचित लाभ प्राप्त करता है किसी चीज के लिए कि भाई आपका काम हो जाएगा तो क्या करना, इनाम के रूप में जो ठीक लगे दे देना।
या इनाम के रूप में इतना दे देना, या तो स्वयं की बात कर रहा है या किसी अन्य लोक सेवक की बात कर रहा है, कोई अनुचित काम कराने के लिए, तो आप इतना पैसा वगैरह हमें दे देता। ये जो तीनों लिखे हैं, एक बार पढ़ने हैं आपके, इसमें केवल पनिशमेंट ध्यान रखना आपको। तो अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है, बस इतना ध्यान रखें, लोक सेवक प्राप्त कर रहा है, लोक सेवक मांग कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, मांग करता है लोक सेवक इसमें आपसे, या तो स्वयं के लिए करता है या किसी अन्य लोक सेवक के लिए करता है ना। यहाँ मांग कर रहा है वो पैसों की आपसे कि भाई इतना दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो साथ में क्या मांग करना है उसके। तीसरा कहता है इसका, किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्य पालन करता है, या किसी अन्य लोक सेवक को किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्य पालन कराने हेतु प्रेरित करता है, जैसे या किसी व्यक्ति से कोई अक्षम्यक लाभ स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य का कार्य पालन करने से प्रवृत्त रहता है। तीनों बात इसमें आ रही है लास्ट वाले में, कि कोई बेईमानी से या तो कोई काम करता है, बेईमानी से कोई काम करता है, या तो स्वयं करेगा या किसी अन्य लोक सेवक से कराएगा, या लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्य पालन करने हेतु प्रेरित करता है, मतलब अन्य लोक सेवक को क्या करता है, प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या लिखा है इसमें, प्रेरित करता है, अनुचित रूप से बेईमानी से प्रेरित करता है, या तो अन्य जो बॉस है उसका उसको प्रेरित करता है कि साहब बढ़िया है, ठीक है कर दीजिए, खुद ने पैसे खा लिए, उनको प्रेरित कर रहा है कि साहब ऐसा कर दो। वो काम कैसा है, अनुचित है, गलत है ना, गलत तरीके का काम। या किसी व्यक्ति से कोई अक्षम्यक लाभ स्वीकार करने के परिणामस्वरूप उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य को कार्य पालन करने से प्रवृत्त रहता है, मतलब करता ही नहीं है, तो पैसा खा लिया है और वो काम कर ही नहीं रहा, प्रवृत्त रहता है। क्या कह रहता है, कर्तव्य कर्तव्य पालन में प्रवृत्त रहता है, उससे दूर रहता है। बोले बिल्कुल होगा नहीं, आप चिंता मत करो, हम ऐसा आदेश पारित ही नहीं करेंगे। आपसे पैसा ले लिया, बोला आप चिंता मत करो, हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे इसमें, इस तरीके का कोई काम करता है तो वो धारा 7 के अधीन दोषी होता है। कुल मिलाकर वो रिश्वत मांग रहा है, गलत काम के लिए पैसा मांग रहा है आपसे, या तो कह रहा है कि मैं स्वयं करूंगा या किसी अन्य लोक सेवक से करा दूंगा, या कहता है कि आप पैसा दे दो, आप कोई कहता है कि साहब इस पे आप एक्शन ना लो तो एक्शन नहीं लूंगा, इस तरीके का कोई काम करता है तो धारा 7 के अधीन दोषी होता है। और उसमें आपको केवल जो है दंड याद रखना है, दंड इसमें 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, इसमें वो कारावास है जिसके भी 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सभी दंड नहीं होगा, जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो इसमें कितना सजा है, तो 3 वर्ष तक के कारावास, 3 वर्ष तक के कारावास से कहाँ तक जाएगा, ये 7 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ये आपको पनिशमेंट याद रखना, धारा 7 और पनिशमेंट, और ये याद रखना कि धारा 7 क्या कह रही है, धारा 7 कह रही है कि साहब जब लोग सेवक रिश्वत मांग रहा है आपसे अनुचित काम के लिए तो उसको पनिशमेंट की व्यवस्था कर रही है। कितनी साल है, 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकती है, प्लस जुर्माना। स्पष्टीकरण भी दो इसमें जोड़ रखा है दो। पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है, देखिए पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है, पहला कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी अक्षम्यक लाभ को प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिकृत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उस कार्य पालन का अनुचित रहा हो या न रहा हो। ये कह रहा है केवल आपने किसी से क्या लिया, अनुचित तरीके से पैसा लिया किसी काम को करने या ना करने के लिए, तो वो काम भले किया गया हो या ना किया गया, अपने आप में आपका अपराध बन जाएगा। मतलब आपने अगर पैसा ले लिया, वो बात अलग है कि आपने काम किया या नहीं किया, आप पहले ही पकड़ गए, पैसे लेते हुए पकड़ जाते हैं ना, आप पकड़ गए तो वो अपराध का गठन करेगा, उधर ही आपका अपराध पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, हमने बोले पैसा लिया बोले लेकिन काम तो दिखाइए, काम तो ये नहीं है, तो वो चीज आपको बचाएगी, है ना, वो चीज आपको बचाएगी नहीं। हालांकि कई जब एंटी करप्शन के केस चलते हैं तो कई वकील यही तर्क देते हैं, आप पैसा लिए तो काम तो वही है, तो वो बचाव नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है कि पैसा लिया, पैसा लेना ही पर्याप्त है, काम हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बेईमानीपूर्ण तरीके से जो अनुचित लाभ उठाया है, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, कि आपने किया कि नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका अपराध पूरा माना जाएगा। ये कह रहा है इसका स्पष्टीकरण। पहला दृष्टांत कहता है, इसका दृष्टांत भी दे रखा है, एक लोक सेवक एक व्यक्ति पी से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से
प्रक्रिया में लाने के लिए 5,000 रुपए की रकम उसे देने को कहता है। इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। क्या कह रहा है कि वो राशन कार्ड वाली बात है कि आपका राशन कार्ड हम ठीक करा देंगे, बनवा देंगे या जो भी है नकली तरीके से, और उसके लिए उसने क्या कहा कि आप 5,000 रुपए हमें दे दो, है ना। 5,000 रुपए देने की बात कह रहा है, किससे कह रहा है? सामने वाले से, यानी मांग रहा है। देने की बात मतलब सामने वाले से मांग रहा है, उससे कह रहा है कि 5,000 दे दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का अपराध अगर वो करता है तो केवल उसने पैसा मांगा, भी भरवाया नहीं है राशन कार्ड, तो भी उसने अपराध पूरा हो गया। यानी वो धारा 7 के अधीन क्या है? दोषी है। जो उदाहरण कहता है कि वो धारा 7 के अधीन दोषी है। आपने किसी से कहा कि आपका राशन कार्ड हम बनवा दे रहे हैं, नहीं बन रहा है, बोले क्या होता है ना, इसमें फर्जीवाड़ा राशन कार्ड में कब होता है? जब कई लोग कहते हैं हमारा गरीबी रेखा का बनवा दो, गरीब है नहीं लेकिन गरीबी रेखा का बनवा दो, बोले क्या होता है, उससे कई फायदे मिल जाते हैं, तो बोले हमारा बनवा दो। उसने कहा ठीक है बन जाएगा, 5,000 रुपए दे दो। अब बना तो है नहीं, केवल पैसे लिए, तो भी वो इस धारा के अधीन क्या है? दोषी है। ठीक है। अब देखिए स्पष्टीकरण 2 भी है इसमें। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है? स्पष्टीकरण 2 कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिलाभ प्राप्त करना या प्रतिगृहित करना या अभिलाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने या कहीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा कोई असीमित लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिकृत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या कह रहा है? दूसरा का पहला है इसमें, दूसरे का पहला क्या कह रहा है? अभिप्राप्त करता है, प्रतिकृत करता है। मतलब कोई चीज अभिप्राप्त करना और प्रतिकृत करना कब मानी जाएगी या उसका प्रयत्न कब मानी जाएगी? जब कोई व्यक्ति लोक सेवक क्या कहता है? या तो स्वयं कोई काम करने की कहता है, स्वयं कहता है कि वो स्वयं कर देगा या करवा देगा, तभी मुझे अपराध पूरा हो जाता है। अगर प्रतिकृत करना कब माना जाता है? तभी मान लिया जाएगा जब वो कहता है कि साहब मैं करवा दूंगा या मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा, काम किसी अन्य लोक सेवक से करवा दिया जाएगा, तो क्या माना जाएगा? ये धारा 7 के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा देखिए, ये कहता है इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असीमित लाभ सीधे या पर पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है, अप्रतिकृत करता है या अभिलाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वयं ले, ये आजकल चलने लगा है, स्वयं ले या अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी ले सकता है, अन्य व्यक्ति के माध्यम से लेता है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। या तो स्वयं लेता है तो भी अपराध है इस धारा के अधीन, अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लेवाता है तो भी अपराध है, मतलब इस धारा के अधीन अपराध है। क्या होता है, कई लोग चालाक हो गए ना, वो स्वयं आजकल हाथ में रंगे हाथों ना पकड़े जाए, उसमें केमिकल लगा दिया जाता है नोटों वगैरह पैसे का, जैसे ही पकड़ते हैं हम जो हाथ हैं आपके पानी से धुलाने के बाद हल्के गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए लोगों ने तोड़ निकाल लिया, अपने एजेंट नियुक्त कर लिए, कोई व्यक्ति नियुक्त कर रखे कि साबुन को दिया, अब इनके द्वारा ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इस धारा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने लिए कि अन्य व्यक्ति के द्वारा लिए गए हैं, है ना। अगर अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आप लेते हैं पैसे को तो माना जाएगा कि आपने धारा 7 के अधीन मांग की है रिश्वत की, किसी व्यक्ति से रिश्वत देने के लिए कहा है, आपने किसी व्यक्ति को रिश्वत देने को कहा है तो वो आपको रिश्वत दे। तो कितने में है? ये धारा 7 के अधीन दंडनीय। इसमें कितनी सजा? 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की, प्लस जुर्माने, यानी जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा, है ना। अन्य व्यक्ति का क्या थोड़ा सा बचाव मिल जाता है कि भाई ये हमारा नहीं था, फिर उसको सिद्ध करने में, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट पकड़ जाता है, उसके हाथ रंगे हाथों से रंग जाते हैं ना, तो मुश्किल हो जाता है बचना। अन्य व्यक्ति के इसीलिए लोग थोड़ा सहारा ले लेते हैं, जो रिश्वत लेते हैं उसमें थोड़ा चांस रहता है कि साहब हम ऐसे जानते नहीं है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, तो बहुत से कारण होते हैं, तो इनको सिद्ध करके कि हमारे नाम पे झूठी रिश्वत ली, बहुत से बचाव के कारण हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते। यहाँ क्या होता है, मत फंसना बिल्कुल तय है। अगर आप हाथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आप केवल न्यायालय इतना देखता है, मैंने कहा ना इतना, ये दूसरा है, इतना देखता है वो कि आपने रिश्वत ली, बस काम हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं, केवल इतना देखता है कि आपने रिश्वत ली और आपके हाथ रंगे पकड़े गए। इसीलिए इसमें बचना मुश्किल होता है, जब हाथ स्वयं के रंगे जाते हैं तो उसमें बचना मुश्किल होता है ना। अब देखिए एक धारा और जोड़ी गई है इसमें 7 के,
7A जो धारा है, नई धारा जोड़ी गई है ये देखिए ये क्या कहती है, ये कहती है भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करके असमयक लाभ लेना। ये देखिए ये धारा भी सही जुड़ी है, ये कह रहा है भ्रष्ट या अविधिपूर्ण दोनों चीज है। हाँ, अविधिपूर्ण मतलब विधि के प्रतिकूल, ऐसी कोई बात जो विधि के अनुकूल नहीं है वो। क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, निजी प्रभाव, ये याद रखना, निजी प्रभाव, कैसा प्रभाव डाल रहा है लोक सेवक पे, निजी, निजी प्रभाव, कोई लोक सेवक पे अपना व्यक्तिगत प्रभाव डाल के अगर कोई काम कराता है तो ऐसा व्यक्ति, ये लोक सेवक की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक पे अपना निजी प्रभाव डालकर करके कोई काम कराता है, कोई भ्रष्ट काम कराता है, कोई विधि के प्रतिकूल काम कराता है, तो वो व्यक्ति दंडित होगा। धारा 7 है। कौन सा व्यक्ति, जो अपना निजी प्रभाव, खासकर नेता, मान लो आप नेता लोग डाल देते कि बोले आपको देना है, बोले करा के दो, गलत काम की कह रहे, सही काम का है वो अलग बात है, गलत काम की कह रहे हैं, बोले ये काम करना है आपको, नेताजी के दबाव में आके इन्होंने कोई काम कर दी तो वो नेताजी चले जाएंगे, धारा 7 है। ठीक है, या कोई रसूखदार व्यक्ति होते कि आपको दे दिया, लोक सेवक से बोल रहे फलाना काम करना है आपको, और लोक सेवक चूंकि रसूखदार है, डरते हैं, तो वो काम करवाते हैं। इस तरीके का अगर कोई काम कराने की कोशिश करता है तो धारा 7 के अंदर क्या होगा, दोषी होगा। तो आपको बस इतना याद रखो जो नेताजी हैं सारे 7 में, नेता जी करते हैं काम, है ना, मंत्री जी, नेताजी, अवैध काम, सही काम कराना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध काम कराना, गलत काम कराना, भ्रष्ट काम कराना कोई, और वो भी अपनी रसूख का पावर दिखा के, अपनी निजी प्रभाव दिखा कर किसी लोग से कोई काम कराना, तो किस धारा में दंडनीय है वो, धारा 7 के तहत ऐसा व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जो कोई भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को स्वयं ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक लोक कर्तव्य का कार्य पालन अनुचित रूप से या बेईमानी से करने या करवाने का, या ऐसे कर्तव्य के कार्य पालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असमयक लाभ प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, तो जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित दायी होगा। इसमें भी 3 साथ है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कोई विधि, जो कोई व्यक्ति अपने निजी प्रभाव से अवैध काम कराता है किसी लोक सेवक से, या उसके नाम पर रिश्वत लेता है, ये भी आता है, उसके नाम पर रिश्वत ले लेता है, किसके नाम पर, लोक सेवक के नाम पर, उसके नाम पर रिश्वत ले लेता है, उसके नाम पर पैसा लेता है कि साहब हम करा रहे हैं, आप चिंता ना करो, हम करा के देंगे, आप पैसा दो हमें, हम आपका काम कराएंगे, वो तो हमारी बात मानता है ना। इस तरीके का अगर आप पैसा लेके भी काम करा रहे तो है, या तो निजी प्रभाव से करा रहे हैं या अपने निजी प्रभाव से किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि साहब हम करा देंगे, रसूखदार व्यक्ति, लोगों को लगता है कि भैया ये काम करा देते हैं, ये पैसा मांग रहे हैं, बोले वो साहब उनके नाम पे पैसा ले ली कि साहब पैसा मांगेंगे या वो पैसा खाता है, हम तुम दे दो, हम आपका काम करा देंगे। इस तरीके का भी कोई व्यक्ति है तो भी वो भी धारा 7 के अधीन होता है। कई लोग खाते हैं इस तरीके का, कई लोग, ये चलता है ये वास्तविकता में, अधिकारी को पता ही नहीं है नीचे पैसा खप गया। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी को तो पता ही नहीं है नीचे लोगों ने पैसा खा लिया उसके नाम से, तो वो वाली चीज है ये, अधिकारी के नाम से पैसा खा लेते हैं जो लोग, या जो लोग अपने निजी प्रभाव से उस पर असर डालते हैं, तो वो दोनों चीजें इसमें आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो किस धारा में दंडनीय, धारा 7 में दंडनीय। उसमें भी सेम सजाए जो यहाँ लिखा है, 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्मानों से दंडित किया जाएगा। तो सेम सजा है 7 में, 7A में जो सजा है सेम। यहाँ लोक सेवक कह रहा है किसी से पैसा देने की या मांगने की, एक ही बात है, पैसा देने की कह रहा है, किससे कह रहा है, किसी व्यक्ति से देने की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति से कह रहा है कि पैसा दो हमें तब हम आपका काम करेंगे, या पैसा मांगना है, एक ही बात है उसको। दूसरा, कोई व्यक्ति जो है वो लोक सेवक के नाम पे पैसा मांग रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, लोक सेवक के नाम पे पैसा मांग रहा है अपने पावर का इस्तेमाल करके, इस तरीके से कोई पैसा मांग रहा है तो वो कहाँ दंडनीय, वो धारा 7A में दंडनीय। अब देखिए धारा 8, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी धारा, किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधी अपराध, ये आप आ गए। कई लोग होते ना, बोले जल्दी काम हो जा रहा, बोले पैसे दो,
काम कराओ बोले जल्दी। तो ये क्या है, लोक सेवक को रिश्वत देना, ये देना। ये कौन को आप दे रहे हैं लोक सेवक को, यहाँ लिखा है देना, यहाँ भी शब्द देने आया, लेकिन देने किसकी बात है, ये किसी अन्य व्यक्ति को कह रहा है कि आप पैसे दो, यानी मांग रहा है, और यहाँ आप खुद दे रहे हो, हिसाब काम हो जाए तो आप खुद दे रहे हो, दो अंतर है दोनों में। इसीलिए धारणा थोड़ी उन्होंने आज गलत ठीक नहीं लिखी इस धारा की, इसीलिए ध्यान रखना ये राजपथ मांगने से संबंधित, तो रिश्वत आपकी देने से संबंधित है ना, इतना याद रखेंगे। इसका जो पहला क्लॉज है वो देखिए क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित आशय से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को कोई अस्मक लाभ देता है या देने का वचन देता है, ये क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ, अस्मक लाभ मतलब गलत तरीके से लाभ किसी व्यक्ति को देता है या देने का प्रयत्न करता है। तो इसमें पहले का पहला क्लॉज है, पहले का पहला है, किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए, क्या कह रहा है, किसी लोक सेवक द्वारा कोई लोक कर्तव्य को अनुचित तरीके से कराना। तो कोई लोक कर्तव्य है, कैसा कर्तव्य, लोक कर्तव्य, उसको क्या कह रहा है, अनुचित तरीके से, गलत तरीके से, अनुचित तरीके से कराने की बात करता है कि लोक सेवक से, ताकि पैसा दे रहा है इस वजह से कि जो लोक सेवक है वो अपना काम ठीक से ना करे, अनुचित तरीके से या करवाया जाए उससे काम, गलत तरीके से काम करवाया जाए, मतलब जो रेगुलर प्रोसीडिंग है उसकी तरीके से नहीं, अनुचित तरीके से काम कराया जाए, है ना। दूसरा, किसी लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से किए जाने हेतु इनाम देने या फिर इनाम के रूप में देना है, तो भैया आप करेंगे इनाम के रूप में, है ना, इनाम के रूप में दे रहा है, इनाम भी होता है इनाम भी होता है, एक ही बात है, इनाम के रूप में देता है। दोनों चीजें, या तो लोक सेवक से अनुचित रूप से कोई काम कराना चाहता है या करा रहा है, या लोक सेवक को इनाम के रूप में देता है कोई चीज। तो लिखा है, तो वह कारावास है जिसकी अभी 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडनीय होगा, 7 वर्ष तक। इसमें न्यूनतम सजा नहीं है, इसमें लिखा है कि 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माने से। तो इसमें न्यूनतम सजा ना होकर कितनी सजा अधिकतम ही है कि 7 वर्ष तक की हो सके, न्यूनतम इसमें नहीं है, जैसे यहाँ न्यूनतम 3 वर्ष थी, 3 से 7 थी, यहाँ न्यूनतम नहीं है, यहाँ कितनी है, 7 वर्ष तक ये लिखा है, तो न्यूनतम कुछ नहीं है इसमें, अधिकतम सजा जरूर इसमें बताइए कि 7 वर्ष तक की कारावास से किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कौन, आप ही मान लो, आपको मान लो कि हम जाते हैं रिश्वत देते हैं कि सारे काम होना है, इसके लिए इतना पैसा है, या इनाम के रूप में दे रहे हैं, या कार्य जो करवा रहे हैं हमको अनुचित उसके लिए दे रहे हैं, तो कितनी सजा होगी रिश्वत देने वाले को भी, 7 वर्ष तक की, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है रिश्वत देने वाले को। लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं, परंतु नीचे लिखा है, परंतु इस धारा के ऊपर वहां लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति अस्मक लाभ देने के लिए विवश किया जाता है। ये अपवाद हो गया एक तरीके से, परंतु में कि आपको मजबूर किया गया कि भैया पैसा दो तभी काम हो पाएगा, तो आपको विवश किया गया गलत तरीके से अनुचित लाभ देने के लिए, तो फिर ये धारा उस पर लागू नहीं होती। आप परेशान हो गए, आपको बार बार परेशान किया जा रहा है कि बगैर पैसे के काम तो अब हो ही नहीं सकता, तो फिर धारा 7, जो धारा 8 जो 7 साल की सजा है जिसमें, वो इसमें लागू नहीं होती। दूसरा कहता है, परंतु परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा अस्मक लाभ देने की तारीख से, ये एक अवधि दे दी गई है, 7 दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अधिकरण को करेगा। तो ये कह रहा है कि ठीक है, आपको जो विवश किया जा रहा है वो व्यक्ति धारा के अधीन दोषी नहीं है, बेचारा विवश किया गया है, लेकिन इसकी भी ड्यूटी है कि वो 7 दिन के भीतर इसकी जानकारी देगा। कितने दिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कितने दिन के भीतर जानकारी देगा, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर जानकारी देगा, मतलब बताएगा कि रिश्वत मांगी गई, कहां कहां जानकारी देगा, 2 चीजें बताई गई हैं इसमें, विधि प्रवर्तन अधिकारी, विधि प्रवर्तन अधिकारी जो विधि का लागू कराते, विधि प्रवर्तन अधिकारी जो भी होते हैं उनको जानकारी देगा। दूसरा, अन्वेषण अभिकरण को, अन्वेषण अभिकरण को देगा। ये 2 चीजें याद रखना है, ये 7 दिन के भीतर इनको सूचना देने का जायज है, क्योंकि नहीं देगा तो न्यायालय फिर ये माना के जाएगा कि आप विवश नहीं थे, आप कोई विवश नहीं थे, आपको आपने ठीक है विवश होकर दे दिया, आपने मंजूरी में रिश्वत दे दी,
लेकिन 7 दिन के भीतर अगर आप जानकारी इन दोनों को नहीं देते तो न्यायालय फिर ये मान लेगा कि नहीं, तब आपके बस नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी आपकी, इसीलिए ये जोड़ दिया है कि 7 दिन के भीतर आपकी ड्यूटी है कि आपने रिश्वत दे दिया है या देने वाले हैं आप रिश्वत, तो इन दोनों को क्या करेंगे, खबर करेंगे। जब आपकी रिश्वत मांगी जा रही है तो 7 दिन के भीतर इनसे क्या करेंगे, सूचित करेंगे इनको, या तो विधि प्रवर्तन अधिकारी को सूचित करेंगे या अन्वेषण अधिकरण जो छापा मारते हैं पकड़ते हैं ना, आपने ये पढ़ा हुआ अन्वेषण अधिकरण। तो जो छापा वगैरह मारा जाता है, जब ये कहते हैं इनकी टीम बनाई जाती है रिश्वत पकड़ने इनको पकड़ने के लिए एंटी करप्शन के तहत, तो उन लोगों को अन्वेषण अधिकरण जो है किसी के नाम से होता है, तो उसमें उसको आप क्या करेंगे, सूचना देंगे। हर जिले में हर संभाग में एक होता है कार्यालय, वहां जाके आप सूचना दे सकते हैं, उनका नंबर भी होता है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे नंबर भी मिल जाएगा, इसका नंबर या फोन करके भी आप सूचना दे सकते हो। परंतु लिखा है तीसरा, परंतु यह भी कि जहां इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा। ये भी याद रखें कि अगर मान लीजिए किसी वाणिज्यिक संगठन है जो व्यापार करता है, व्यापारिक संगठन कहते हैं जिसे, व्यापारिक कोई संगठन है तो उसको केवल जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। जो व्यापारिक संगठन है तो उसको सजा ना देकर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया, क्योंकि संगठन को आप सजा थोड़ी ना दे सकते ना, व्यक्तियों को सजा दे सकते हो, संगठन के जो व्यक्ति हैं उनको दे सकते हो, आगे होगी भी, लेकिन केवल संगठन को आप जेल में थोड़ी डाल दोगे, है ना। तो जो संगठन है उसके लिए केवल जुर्माना, संगठन में जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये कह रहा है अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है, कोई संगठन ने पैसा देके कई काम कराते हैं ना अपने, तो संगठन अगर कोई काम कराता है तो उसे केवल जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। तो ये दो बातें इसमें आई हैं, ये भी आपको याद रखना है। सजा याद रखना है, कितनी सजा होगी रिश्वत देने पे, आपको 7 वर्ष तक की सजा, और उसकी सूचना अगर आपको विवश किया गया है तो सूचना आपको 7 दिन के भीतर देनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ दे सकते हो आप, विधि प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष और अन्वेषण अधिकरण के समक्ष। इसके अलावा ये कहता है कि अगर ऐसे ही ये वाला जो अपराध है धारा 8 के अधीन जो अपराध है वो किसी व्यापारिक संगठन द्वारा या किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है तो उनको केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी एक दृष्टांत दे रखा है। दृष्टांत क्या कहता है, कोई व्यक्ति पी लोक सेवक एस को यह सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपए की रकम देता है कि सभी बोली लगाए जाने में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। ये कह रहा है कि बोली की प्रक्रिया चल रही थी, बोली हो सकती है ना कि भाई साहब हम जो है 10,000 की बोली लगाएंगे, बस ये है कि आपको क्या करना है, हमारी बोली को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। मतलब जो टेंडर वगैरह निकलते हैं उसमें बोलियां लगती हैं, अब वो बोली लगा रही है और उसने ये बता दी कि 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, हमारी बोली होना चाहिए, फाइनल जो है बोली हमारी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके का कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति तो वो इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध करता है। आपने पहले से सेटिंग कर ली, कई जगह सरकार ने बोली वाला सिस्टम कर दिया ताकि भेदभाव ना हो, जिसको आना है वो बोली लगाए और टेंडर ले ले, इस तरीके का। तो इन्होंने क्या किया, पहले ही 10,000 रुपये दे दिए और बोले कि साहब हमारी बोली का जो है या 10,000 का ऑफर कर दिया कि हमारा जो है टेंडर पास होना चाहिए, हम बोली लगाएंगे और हमारी जो बोली है वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, है ना। तो इस तरीके का अगर करार वगैरह हो गया तो अभी वो व्यक्ति इस धारा के अधीन यानी धारा 8 के अधीन क्या है, दोषी। स्पष्टीकरण लिखा है इसमें लिखा है इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिसे अस्मिक लाभ दिया गया है या देने का वचन दिया गया है, दोनों बातें, या तो दिया गया हो या उसके देने का वचन दिया गया, वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति से संबंधित लोग कर्तव्य करना है या किसी करना है या किया गया है। इस बात का कोई भी महत्व नहीं होगा कि ऐसा अस्मिक लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है, पहुंचाने का वचन। ये बात जो ऊपर की हुई इसमें है कि आपने बात कर ली थी लोक सेवक से, अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट उसके हाथ में पैसे दिए जाएं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसको पैसे पहुंचाया जाए, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपकी बात हुई है चाहे आप लोक सेवक के हाथ में रख दो या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसको पहुंचाओ या अन्य व्यक्ति के माध्यम से लोक सेवक पैसों को ग्रहण करे, तो उसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये याद रखना है ना। ये इसलिए कहा है कि आजकल बहुत चालाक हो गए ना, खुद नहीं लेते दूसरों के माध्यम से बात। तो ये कह रहा है कि आप चाहे उसके माध्यम वो खुद ले अपने हाथ में या कोई अन्य व्यक्ति ले उसके माध्यम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा क्या कहता है इसका क्लॉज, दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है उपधारा एक ही कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी यदि इस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले अधिकारी प्राधिकारी या अन्वेषण अधिकारी को सूचना देने के पश्चात, ये भी इंपॉर्टेंट है,
विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अधिकरण को पश्चातवर्ती के विरुद्ध अभिकथित अपराध से उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असीमित लाभ देता है, देने का वचन देता है। ये कह रहा है कि इन उन व्यक्तियों पे लागू नहीं होगी जो क्या कहते हैं, इनको पकड़वाने के लिए काम करते हैं। इनमें अन्वेषण अधिकरण या विधि प्रवर्तन अधिकारी इनको सूचना दे दी है। अब इन लोगों ने क्या करते हैं, ये लोग यही कहते हैं कि चिंता मत करो, जैसा कर रहा है वैसे ही करो, हम लोग क्या करेंगे उसकी टैपिंग करेंगे, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं ये लोग। बातचीत करो, पहले बातचीत कराते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करके टीम बनाई जाती है, टीम बनाने के बाद अपने सैंपल रखे जाते हैं। 4-5 लोगों की टीम होती है, तत्काल टीम बनाई जाती, पहले से नहीं बनाई जाती, तत्काल बनाई जाती ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। टीम बनाने वालों जो अधिकारी होते हैं उनको भी नहीं पता रहता है कि टीम में कौन कौन है ना। तो इस तरीके की टीम बनाई जाती है, इस तरीके की वॉइस रिकॉर्डर दिया जाता है ताकि रिकॉर्डिंग करे आवाज की, है ना, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति रिश्वत देता है और पकड़वाता है, कुल मिला के पकड़वाता है, पकड़वाना है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पकड़वा रहा है और उस पकड़वाने के अनुसार में अगर वो किसी व्यक्ति को या लोक सेवक को रिश्वत देता है, तो फिर वो इस धारा के अधीन दोषी नहीं होता है, क्योंकि वो पकड़वाने के उद्देश्य कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति पकड़वाने की कोशिश करता है, पकड़वाने की कोशिश कब, जब विधि प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी को सूचना देने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा पकड़वाया जाता है लोक सेवक को, तो फिर वो इस धारा के अधीन दोषी नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिए, इस धारा के अधीन दोषी नहीं माना जाएगा पकड़वाने वाला व्यक्ति। तो पकड़वाने वाला व्यक्ति कितना है, 8(2) में, ये भी याद रखिए। अब देखिए वाणिज्यिक संगठनों की बात कर रहा है, ये जो अपन पढ़ेंगे सेक्शन 9 जो है वाणिज्यिक संगठन के बारे में बात कर रहा है, कि जो वाणिज्यिक संगठन होते हैं वो उनके बारे में बात कर रहा है कि वाणिज्यिक संगठन धारा 9 में है। देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है, किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, सेक्शन 9 है। ये व्यापारिक संगठन या वाणिज्यिक संगठन एक ही बात है। व्यापारिक संगठन या वाणिज्यिक संगठन एक ही बात है, उसको वाणिज्यिक कह लो चाहे व्यापारिक कह लो, एक ही बात है ना। तो व्यापारिक संगठन या वाणिज्यिक संगठन कितने में, 9 में। ये कह रहा है जब व्यापारिक संगठन या वाणिज्यिक संगठन रिश्वत देता है तो किस धारा के अधीन दोषी होता है, धारा 9 के। ये कह रहा है, देखिए पहला इसका क्लॉज कह रहा है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहां ऐसा संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा यदि ऐसे वाणिज्यिक संगठन से संबंध कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा को अपना लाभ देता है, देने का वचन देता है। तो पहले तो यही कह दिया इन्होंने, पहला क्लॉज तो सीधा सीधा ये कहता है कि जब कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है तो ऐसा वाणिज्यिक संगठन की काय से जो दंडनीय होगा, केवल जुर्माने से, जुर्माना, केवल इन पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये याद रखें, ये भी बनेगा क्वेश्चन, है ना। जब वाणिज्यिक संगठन कोई अपराध करता है तो उसे केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा, उस पर केवल जुर्माना लगाया जाए। इसमें भी ए और बी करके दिए गए हैं। फिर ए क्या कहता है, देखिए इसमें ए क्या कहता है, यहाँ लिख लीजिए ए पहले का, ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारोबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से कोई भी कारोबार संबंधी कोई मामला है उससे प्रतिधारित करने से संबंधित है, कारोबार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित कोई काम कराना चाहता है उससे संबंधित कोई मामला है। दूसरा, ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारोबार के संचालन कोई लाभ अभी प्राप्त करने, प्रतिधारित करने के आशय से या कोई लाभ वगैरह प्राप्त करता है, व्यापार जो चला रहा है उसके लिए कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, इस चलती व्यापारिक संगठन कब देगा रिश्वत किसी को, जब उसको कोई व्यापार में कोई फायदा हो रहा हो, कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो, किसी उद्देश्य से तो देते हैं कि जो लोक सेवक है उस तरीके कोई रियायत दे दे, कोई छूट दे दे या कोई उनके फेवर में कोई काम कर दे ताकि उनको फायदा हो, लाभ हो, है ना। तो ऐसे व्यापारिक संगठन में क्या है, केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये दो कोई खास नहीं है, केवल ये खास है कि इसमें जुर्माना लगाया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए साबित करने का एक बचाव होगा कि उसने सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में जो विहित किए जाए पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थी। ये एक बचाव है, ये तो हमेशा रहता है जो व्यापारिक संगठन वगैरह होते हैं कि इन्होंने जो भी
कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए एक मार्ग निर्देशन मतलब एक गाइडलाइन बना रखी थी, या कह लीजिए इन्होंने रोकने की कोशिश खुद की थी, जो संगठन था रोकने की कोशिश की थी, इन्होंने नियम भी बना रखे थे, बिल्कुल सही तरीके से फॉलो हो रहा था उनकी तरफ से, कोई इनको जो भी लोक सेवा क्या है वाणिज्यिक संगठन तो खुद तो जाता नहीं, उनसे कोई कर्मचारी वगैरह ही जाएगा ना, तो उन्होंने उनको उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है, उन्होंने उसको रोकने के प्रयत्न किए थे, उन्हें कई नियम बना रखे, इस तरीके का ये बचाव दे सकते हैं। तो रोकने का जो रोकने की कोशिश की थी है ना, रोकने की कोशिश की थी इन्होंने, नियम बना रखे हैं, गाइडलाइन बना रखी है, ये सब इनके बचाव है, ये बचाव ले सकते हैं इसका, किताब हमारे तरफ से नहीं किया गया, वो तो कोई एक कर्मचारी खराब है जो दिलाना चाहता था हमें, इसलिए इसने ऐसा किया, हमने इस तरीके का हमारे संगठन की तरफ से इस तरीके का कोई काम नहीं किया गया, तो इस तरीके का ये लोग बचाव ले सकते हैं अगर बचाव मिलता है। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, दूसरा कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा कि उसने किसी लोक सेवक को अश्वक लाभ दिया है या देने का वचन दिया है यदि उसने अभिकथित रूप से धारा 8 के अधीन अपराध किया है, चाहे ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो अथवा नहीं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को, व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा कि किसी लोक सेवक को अश्वक लाभ दिया है या देने का वचन दिया है यदि उसने अभिकथित रूप से धारा 8 के, अभिकथित रूप से मतलब ऊपर बताए गए जो कारण है उस तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने रिश्वत दिया है तो ये माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन रिश्वत दी है। ऊपर ये बताया इस तरीके से अगर रिश्वत दिया है तरीकों से, इन वजह से उसने रिश्वत दिया है, तो माना जाएगा कि उसने धारा 8 के धारा 9 के अधीन क्या किया है, रिश्वत देने का प्रस्ताव किया है अथवा नहीं। चाहे ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो या नहीं, तो इसमें मतलब नहीं कि अभियोजित किया गया हो, मतलब किसी व्यक्ति को पार्टी बनाया गया हो या नहीं, इसका मतलब नहीं है किसी व्यक्ति को पार्टी बनाया गया या नहीं। अगर ऊपर वर्णित इन तरीकों से उसने क्या किया, किसी को रिश्वत देने की लोक सेवा को कोशिश की है, तो जरूरी नहीं है कि उसको पार्टी बनाया जाए, अगर उसको पार्टी बनाया भी नहीं गया तो भी माना जाएगा कि जो संगठन है उसकी तरफ से रिश्वत देने का प्रयास किया गया। ये कह रहा है कि संगठन को रिश्वत देने का प्रयास, संगठन द्वारा रिश्वत देने का प्रयास किया गया है ऐसा माना जाएगा, है ना। तीसरा देखिए क्या कहता है इसका, तीसरा कहता है वाणिज्यिक संगठन से निम्नलिखित अभिप्रेत है, धारा 8 के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक संगठन में क्या क्या आते हैं, तो एक बार पढ़ना है, कोई खास नहीं है इसमें, कोई पनिशमेंट आपको केवल जुर्माने से दंडनीय है। पहला कहता है ऐसा कोई निकाय जो भारत में निगमित किया जाता है, भारत में या भारत के बाहर कोई कारोबार करता है, यानी भारत में रजिस्टर्ड कंपनी है, कैसी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड है, चाहे वो भारत में व्यापार करती हो चाहे विदेश में करती है, रजिस्ट्रेशन उसका कहाँ है, भारत में, चाहे वो भारत में व्यापार करे या वो विदेश में करे। कई कंपनियां होती हैं जो भारत में भी करती हैं विदेश में भी करती हैं, तो भारत में रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए, और चाहे वो भारत में बिजनेस करती हो चाहे वो विदेश में करती हो। दूसरा ऐसा कोई अन्य निकाय जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है और जो भारत के किसी भी भाग में कारोबार या कारोबार का कोई भाग करता है, ये कह रहा है भारत के बाहर की है, भारत के बाहर की कोई कंपनी है लेकिन वो भारत में कारोबार करती है, जैसे कोई मोबाइल आते हैं ना, चाइना की मोबाइल एमआई कंपनी, वो भारत के बाहर है लेकिन भारत में बिजनेस कर रही है, तो ऐसी कंपनी भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक। दूसरा, ऐसी भागीदारी फर्म कोई व्यक्ति संगम जो भारत में बनाया गया है और जो भारत में या भारत के बाहर कारोबार करता है। ये तीसरा कह रहा है कि भारत में ही बनी है कंपनी, भारत की कंपनी, भारत में बनी कंपनी है, भारत जैसे कि टाटा है आपकी भारत में बनी कंपनी है लेकिन विदेशों में भी व्यापार करती है, तो भारत में करती व्यापार विदेश में भी करती, भारत की कंपनी है, भारत में ही बनाई गई है और भारत में तो करती है साथ में विदेश में करती, तो ऐसी कंपनी भी इसके अंतर्गत आती है। अगला कहता है ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति संगम जो भारत के बाहर बनाया जाता है, जो भारत के किसी भाग में कारोबार करता है, कारोबार का भाग है। ये कहता है ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनाई गई, यानी विदेशी कंपनी भारत के बाहर बनाई गई है, मतलब भारत की कंपनी नहीं विदेशी कंपनी है लेकिन वो व्यापार भारत में कर रही है ना, तो ऐसी कंपनी भी इसके अंतर्गत आती है, मतलब चाहे वो भारत में बनी हो चाहे विदेश में बनी हो, भारत में व्यापार करती हैं या भारत से विदेश में व्यापार करती है, दोनों बात।
ऐसी कोई कंपनी जो चाहे वो भारत में बनी हो या विदेश में बनी, दोनों बातें आ जाए, जो भारत में व्यापार करती हैं, जो भारत में व्यापार करती है या जो भारत में बनी हो और वो विदेश में व्यापार करती है, वो भी कंपनी इसके इस धारा के अधीन आती है, वाणिज्यिक संगठन है इसके अधीन आती है। अब बी कहता है कि कारोबार का क्या अर्थ है। बी कहता है कारोबार के अंतर्गत कोई व्यापार, व्यक्ति या सेवा उपलब्ध कराना आता है। तो कारोबार में क्या क्या आता है ये तो अपन को याद नहीं रखने। कारोबार में क्या आता है, कोई भी व्यापार आ सकता है, कोई भी वृत्ति जो आप करते हैं वो आता है, और कोई भी सेवा जो आप देते हैं वो आती है। तो व्यापार में तीनों चीजें आती है, कोई भी कारोबार जो आप चला रहे हैं, कोई भी वृत्ति पेशा जो आप कर रहे हैं, या कोई सेवा जो आप देते हैं, वो सारे के सारे व्यापार की परिभाषा में आता है। इसके बाद आता है इसका सी। सी क्या कहता है, सी कहता है किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से उस दशा में संयोजित कहा जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ कहा जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा ऐसा कोई अश्मिक लाभ जो उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध का गठन करता है देने का वचन दिए जाने या ऐसा कोई लाभ दिए जाने पर ध्यान न देते हुए वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से कोई सेवाएं प्रदान करता है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन में सहयोजित यानी जुड़ा हुआ कब माना जाएगा, कब माना जाएगा, जब यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा ऐसा कोई अश्मिक लाभ जो धारा 1 के अधीन किसी अपराध का गठन करता है, जो तुमने कहा ना अश्मिक लाभ जो देखते हैं अपराध का गठन करता है, देने का वचन दिए जाने या ऐसा कोई लाभ दिए जाने और ध्यान न देते हुए वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से कोई लाभ सेवाएं प्रदान करता है। ये कह रहा है कि वो पैसा जो देने की बात है उससे इनको ध्यान नहीं देना, जो उनके लिए अगर काम करते हैं, मतलब कोई संगठन होते थे, कई यूनिट होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, कई यूनिटें होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इन्होंने दिया था या कई संगठनों का ए भी संगठन है, बी है, ये पूरा मिलके, ये तीनों मिलके कंपनी बने हुए हैं, इनके 3 संगठन है, ये मुख्य कंपनी, इसकी ये ब्रांचें हैं मान लीजिए, ये इनकी सब ब्रांच है ना। अब ये ऑफर इसने किया था ये कह रहे हैं, तो ये उससे जुड़ा हुआ है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनने ऑफर नहीं किया था कि नहीं किया था, ये इसी की ब्रांच मानी जाएगी पूरी की पूरी, मतलब पूरा का पूरा एक ही कारोबार माना जाएगा। एक ब्रांच है, ऑफर पहली वाले मेन ब्रांच से किया गया और नीचे और भी ब्रांच जुड़ी हैं, तो सब की सब क्या माने जाएंगे, इसमें इस धारा के अधीन दोषी माने जाएंगे, है ना। पूरी कार्रवाई इकट्ठी होगी संगठन पे, ऐसा नहीं कि बोले इनको सीज कर दो इनको छोड़ दो, नहीं, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है पूरे के पूरे, भले इनने ओपन नहीं किया लेकिन ये इनकी शाखा माने जाएंगे, इनके साथ संयोजित माने जाएंगे, जुड़े हुए माने जाएंगे, है ना, संयोजित मतलब जुड़े हुए माने जाएंगे। अब देखिए स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है, वह हैसियत जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन या कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुसंगी है, विचार का विषय नहीं होगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो पहला स्पष्टीकरण यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है वह हैसियत जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो वाणिज्यिक संगठन में काम वादी करता है, किसी भी हैसियत से काम कर सकता है, मैनेजर, वो बहुत सी पद होते हैं, उस हैसियत से काम करता है या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करने का दूसरा नहीं, पहला करना था। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता अनुसंगी है, विचार का विषय नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति उसके लिए काम करता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता, ये कोई विचार का विषय नहीं है कि किस तरीके से काम कर रहा था, उसका सदस्य था या नहीं था, तो इसका कोई मतलब नहीं। न्यायालय इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है कि आप, वो तो बस इतना ध्यान देता है कि संगठन द्वारा काम किया गया, आपके द्वारा, आप संगठन के माध्यम से कोई रिश्वत मांग रहे हैं, आपने मांगी, आप उसके लिए काम करते थे कि नहीं करते थे, आप उसके मेंबर थे कि नहीं थे, आप उसके सदस्य थे कि नहीं थे, क्योंकि बहुत से बिचौलिए भी होते हैं कंपनी ने डायरेक्ट अपने किसी कर्मचारी से ना कह के बिचौलिए से बात करा रही है, तो वो बिचौलिया वगैरह भी आ जाएंगे फिर इसमें, है ना, अगर, क्योंकि फिर वो बचा नहीं ले पाएंगे कि साहब हम तो कंपनी के मेंबर ही नहीं है, तो सदस्य ही नहीं है, हम तो कोई उनके लिए काम ही नहीं करते, इस तरीके के कोई बच ना जाए, इसलिए कह रहा है
तो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपने मांगा इतना ही पर्याप्त है। आप कंपनी के कर्मचारी थे या नहीं थे, सेवाएं दे रहे थे नहीं दे रहे थे, ये कोई विषय नहीं है। न्यायालय इन चीजों पर विचार नहीं करता, बस वो तो इतना देखता है कि इस संगठन ने रिश्वत मांगी, चाहे उसका कर्मचारी खुद देने जाए, चाहे कोई थर्ड पर्सन के माध्यम से ये पैसा भिजवाने की बात करें, ऑफर की बात करें, तो न्यायालय का बिल्कुल इतना ही देखता है कि इन्होंने मांगा, बस इतना पर्याप्त है ना। किसके माध्यम से दिया, कैसे दिया, ये कोई विचार का विषय नहीं है संगठन को दोषी मानना। क्योंकि आजकल वही हो रहा है ना कि थर्ड पर्सन के द्वारा दिलाया जा रहा है ताकि खुद बच जाए, तो वो वाली चीज इसमें नहीं। न्यायालय तो बस इतना देखेगा कि आपने दिया। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है इस बात का अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए उसकी उसे सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्दिष्ट करके किया जाएगा, ना कि केवल उस व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति प्रति निर्देश करके। ये क्या कह रहा है कि यहाँ कहीं ऐसा अवधारण करना भी पड़े कि कोई व्यक्ति उसका सदस्य है या नहीं, इसमें काम करता है या नहीं करता है, तो इसका न्यायालय इस तरीके से अर्थ नहीं लगाएगा कि वो वेतन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। वो आपके लिए काम किया है या उसने ऑफर किया है, उसके हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, उसका अर्थ लगाएगा कि ये व्यक्ति आपका ही है और आपके लिए काम करता है। कोई व्यक्ति ने मान लीजिए ये कंपनी थी, इसके लिए ए नामक व्यक्ति जो नियोजित वगैरह नहीं है, इसने क्या किया, इसने उनकी तरफ से काम पैसों का ऑफर किया कंपनी के लिए, कंपनी के लिए किसी लोक सेवक से जाके ऑफर किया, तो न्यायालय यही मान के चलेगा कि ये आपके लिए काम करता है, आपका एजेंट है। इस तरीके से न्यायालय इसका निर्धारण करेगा। इस तरीके से नहीं करेगा कि ये वेतन मिलता है कि नहीं मिलता, नियोजित है कि नहीं है। न्यायालय इस तरीके से इसका निर्धारण नहीं करेगा। न्यायालय बस इस तरीके से निर्धारण करेगा कि ये आपका व्यक्ति है, आपके लिए काम करता है, आपके लिए रिश्वत दी तो मतलब आपके लिए काम करता है। अगला कह रहा है स्पष्टीकरण की, यदि वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने वाणिज्यिक संगठन के लिए उसकी ओर से सेवाएं प्रदान की। ये तो कर्मचारियों के बारे में सिंपल सा कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी ही है तो ये कह रहा है कि न्यायालय मान के चलिए उस समय तो यही माना जाएगा कि ये किसी व्यापारिक संगठन द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जब तक कि वो प्रतिकूल साबित न करते। कौन? ये कर्मचारी के भैया हम नहीं थे, जब तक कि ये प्रतिकूल साबित न करे। कर्मचारी वाली बात आती है ना, जब तक कि ये प्रतिकूल साबित न कर दे तब तक न्यायालय मानेंगे कि आप भी इनके लिए काम करते हैं, आप भी इनके लिए काम करते हैं। हाँ, ये सिद्ध करता है कि साहब मैं इनका कर्मचारी हूँ ही नहीं, मैं इनके लिए काम ही नहीं करता, तो बात लगाती है। लेकिन उस समय न्यायालय मान के चलेगा कि ये आपके लिए काम करता है। चौथा देखिए, इसका चौथा क्या कहता है, चौथा भी है इसमें। चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए धारा 7A8 या इस धारा के अधीन अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। ये कह रहा है धारा के अधीन अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय। कौन कौन सी धारा के अधीन बता रहा है कि धारा जो 7 अपन ने पढ़ी है उसके अधीन, 7A के अधीन और धारा 8 के अधीन। तो धारा 7A और धारा 8, ये अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। ये अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय माने जाएंगे, गंभीर प्रकृति के माने जाएंगे। धारा 7A और धारा 8 के अधीन जो दंडनीय अपराध है कैसे माने जाएंगे, संज्ञेय होंगे। अगला कहता है पांचवा, केंद्र सरकार संबंधित पदधारियों, पदधारी लिखा पदधारी होगा, इसके अंतर्गत विभाग भी है, पदधारियों इसके अंतर्गत विभाग भी है के परामर्श से और वाणिज्यिक संगठनों से असंयोजित व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति को जो लोक सेवक रिश्वत देने से निवारित करने के विचार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत को विहित करेगी जो आवश्यक समझी जाए और जो ऐसे संगठन द्वारा अनुपालन हेतु स्थापित किए जा सकेंगे। तो ये सिंपल सा है। ये क्या कह रहा है, केंद्र सरकार मार्गदर्शी मार्गदर्शी नियम बनाएगी। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र ही बनाएगा। केंद्र सरकार नियम बनाएगी, मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएगी ताकि जो रिश्वत वगैरह दी जाती है वो रोकी जा सके, है ना। इसलिए सरकार कौन बना सकती है, केंद्र सरकार नियम वगैरह बना सकती है, सिद्धांत दे सकती है कि इस तरीके से काम करना, इस नीति से काम करना है, इस तरीके से केंद्र सरकार वगैरह नियम बना सकती है ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके, रिश्वत जो है वाणिज्यिक संगठन संबंधी वो रोकी जा सके। तो उसके लिए सरकार दिशा निर्देश वगैरह आदि दे सकती। कौन दे सकता है, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार इसमें बनाएगी, है ना। अब इसके बाद देखिए सेक्शन 10 जो है
वो देखिए सेक्शन 10 है वाणिज्य, सेक्शन 9 और 10 दोनों वाणिज्य से संबंधित है, ध्यान रखना। सेक्शन 9 और 10 से संबंधित वाणिज्य व्यापार से संबंधित सेक्शन है। सेक्शन 10 भी व्यापार से संबंधित है। ये क्या कह रहा है सेक्शन 10, तो ये दोनों याद रखना, सेक्शन 9 और 10 काय से संबंधित व्यापार, बस याद रखिए व्यापार। ये कह रहा है वाणिज्यिक संगठन के भाग साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना, ये भाग साधक व्यक्ति ये हो सकता है दोषी, जो उसका भाग साधक व्यक्ति है वो अपराध का दोषी हो सकता है। कौन सा? व्यापारिक संगठन का अगर कोई व्यक्ति है भाग साधक, कैसा संगठन है? व्यापारिक। इसका कोई भाग साधक व्यक्ति है तो वो दोषी हो सकता है। कंपनी तो केवल जुर्माने से दोषी होती है, लेकिन उसका भाग साधक व्यक्ति दोषी हो सकता है। ये दोषी क्या कह रहा है, इसको सजा हो सकती है। कंपनी को केवल जुर्माना होगा, लेकिन इसको हो सकती है, ये तो व्यक्ति है ना, इसको हो सकती है। तो जो भी भाग साधक है जो कंपनी का संचालन करता है उसको सजा हो सकती है। ये कह रहा है जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनोनुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध का दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगी, जिसकी अभी 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किसी को 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि भाग साधक में कौन कौन आते हैं इसके? निदेशक आ सकता है, प्रबंधक आ सकता है, ये पद है उनके, निदेशक है, प्रबंधक है, और सचिव है ना, सचिव है, या अन्य अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई अन्य भी होते हैं, निदेशक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, सचिव हो सकता है, या अन्य अधिकारी हो सकते हैं। जब धारा 9 के अधीन यानी वाणिज्यिक संगठन द्वारा अपराध किया गया है, ऐसा सिद्ध हो जाता है और ये भी सिद्ध हो जाता है कि इनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, या इनको पता था, इनकी जानकारी में ऐसा सब हुआ है। तो ये निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जैसे भी जो भी हो, उनको दोषित किया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती। कितनी सजा? वही सजा है इसमें 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से इन लोगों को दंडित किया जा सकता है। तो याद आप कहेंगे कि वाणिज्यिक जो संगठन थे वहां जुर्माना है, यानी कि ये समझ लीजिए कि दोहरे दंड से जो कंपनियां वहां तो उनको तो जुर्माना लगेगा, जो कंपनियों की तरफ से जो फाइन वसूल किया जाएगा, और जो व्यक्ति निदेशक वगैरह होते हैं इनको सजा भी होगी, है ना। तो दोहरा दंड हो जाएगा एक तरीके से, कंपनियों को जुर्माना लगेगा, जो कंपनी दायी है उन पर सरकार जुर्माना वसूलेगी उनसे कि गलत काम करते हो, जुर्माना दो, आओगे सिद्ध हो गया तो इन लोगों को सजा भी होगी, तो दोहरा दंड हो जाएगा एक तरीके से। ऐसा नहीं कि कंपनी केवल जुर्माना दे के छोड़ दे, कंपनी है वो तो उससे सरकार क्या करेगी? जुर्माना वसूलेगी, है ना। और इन लोगों से क्या करेगी? इन लोगों को अगर हाथ था इनका, जो भी लोग थे, तो इनको सजा दी देगी। तो कितनी सजा है इनमें? 3 से 7 वर्ष तक की सजा। स्पष्टीकरण लिखा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी फर्म के संबंध में निदेशक से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत। निदेशक का अर्थ क्या? कोई भी भागीदार, कोई भी पार्टनर का अभिप्रेत है भागीदार। निदेशक का अर्थ फर्म वगैरह होता है उसका भागीदार, फर्म वगैरह है उसका भागीदार यानी पार्टनर। पार्टनर भी आता है इसमें, ये क्या है फर्म में जो निदेशक का क्या अर्थ है? कोई भागीदार, जो फर्म का कोई भागीदार है वो आता है, यानी इसका पार्टनर अगर कोई है, दो पार्टनर है तो वो भी आता है। ये क्या? अब देखिए सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11, सेक्शन 11 कहता है लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार से संबंध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना अश्म्यक लाभ अभी प्राप्त करता है। तो आपको ये सेक्शन केवल इतना रखना है, प्रतिफल के बिना, प्रतिफल के बिना। याद कैसे करना है? प्रतिफल के बिना लोक सेवक द्वारा क्या करना? कोई अश्म्यक लाभ लेना या रिश्वत लेना, ऐसे याद कर सकते। कोई अश्म्यक लाभ लेना, कब लेना? प्रतिफल के बिना, मतलब कोई प्रतिफल के बिना क्या कर रहा है? अश्म्यक लाभ ले रहा है। लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार से संबंध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना अश्म्यक लाभ पर अभी प्राप्त करना, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से कर रहा है, लोक सेवक प्राप्त कर रहा है, जो कंपनी है या कोई व्यक्ति हो सकता है, उससे प्रतिफल के बिना क्या कह रहा है? कोई अश्म्यक लाभ लेना। ये कह रहा है जो कोई लोक सेवक होते हुए
अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसा लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई या कारोबार से वह व्यक्ति संपर्क रह चुका है या उसका संपर्क होना संभव है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के जिसका वह अधीनस्थ पदीय कृत्यों और कर्तव्यों से वह व्यक्ति संपर्क यानी जुड़ा है, अथवा किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपर्क व्यक्ति से हितवत है, नातेदारी रखता है, किसी अस्मिक लाभ को किसी प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह जानता है कि वो अपर्याप्त कम है, या तो प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल, दोनों बातें हैं, प्रतिकृत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, कोई लोक सेवक भी हो सकता है, उसका अधीनस्थ लोक सेवक भी हो सकता है, या कोई नातेदार कहे कि भैया हमारे रिश्तेदार हैं, हम आप पैसा दो हम आपका काम करा के देंगे, इस तरीके का कोई काम करता है, और वो भी कैसे, या तो प्रतिफल के बिना या अधूरा आधा प्रतिफल के बाद, मतलब या तो आधा प्रतिफल है ही नहीं या प्रतिफल है तो पूरा पूर्ण रूप से प्रतिफल नहीं है। इस तरीके से कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई लाभ प्राप्त करता है, कोई रिश्वत की मांग करता है, तो कितने दंड से दंडित होगा? केवल दंड याद रखना है आपको, इसमें कितना है, 6 माह से कम नहीं होगा, 6 माह से लेके 5 वर्ष, कितना 6 माह है मंथ, 6 माह से लेके 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आपको केवल सेक्शन जो है याद रखना है, और बस इतना याद रखना, प्रतिफल के बिना अगर मांग की जाती है, प्रतिफल वगैरह नहीं, कोई भी हो सकता है, आपका निचला जो कर्मचारी है वो भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार वगैरह या नातेदारी वगैरह रखता है इस तरीके का है तो वो भी हो सकता है। इस तरीके की अगर मांग की जाती है तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, केवल सेक्शन याद रखना और किसका जो है पनिशमेंट याद रखना है, ऐसे ही 12 का भी जो नीचे सेक्शन, केवल सेक्शन याद रखना और पनिशमेंट। अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए, यानी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराधों का क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है कि भैया रिश्वत दीजिए, रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा, इस तरीके की कई लोग बातें करते हैं ना कि भैया रिश्वत है तभी होगा, देना ही पड़ेगी, उकसा रहा है किसी व्यक्ति को, तो इस तरीके का अगर कोई काम करता है इस अधिनियम के तहत तो कितनी धारा में दंडित है, धारा 12। ये कह रहा है जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया हो या अथवा नहीं किया गया हो, वह कारावास है जिसकी अभी 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 3 से लेके 7 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माना, चाहे वो काम किया गया हो या ना किया गया। ये तो आप जानते हैं दुष्प्रेरण में जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरित काम किया जाए, वही बात है कि अगर आपने किसी का दुष्प्रेरण किया है, काय का इसका अधिनियम से संबंधित कोई अपराध, किसी को मजबूर किया, किसी को प्रेरित किया देने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के यानी धारा 12 के अधीन क्या होगा, दोषी होगा, चाहे वो काम किया गया हो या ना किया गया हो। कितनी सजा होगी, सेम सजा है, 3 से 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो कोई खास सजा में सेम आ रही है सजा, केवल एक 7 वर्ष आई थी, कितने में, धारा शायद 8 में आई थी, 7 वर्ष तक का कारावास धारा 8 में, धारा 8 में जो थी सजा वो कितनी थी, 7 वर्ष तक की। और ये धारा 11 देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी अलग सजा, 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा है ना, और धारा 8 में देख लीजिए थोड़ी सी अलग सजा थी, है ना, 7 वर्ष तक की सजा थी। तो ये 2 धाराएं आप याद रखो, ये तो सेम आ रही है, 3 से 7, 3 से 7, 3 से 7, तो गलत नहीं होगी सजाएं आपकी। केवल ये याद रखना कि 11 और 7 में थोड़ा सा डिफरेंस है, 11 में क्या है, 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा है, और 8 में कितनी थी, 7 वर्ष तक की सजा थी, तो ये थोड़ी सी अलग थी, इसमें 3 वर्ष नहीं थी, 7 वर्ष तक की थी। बाकी सब में कितनी आई अभी तक जो पढ़ा थी, सेम सजाएं, 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, है ना। इसीलिए आपको सजा में केवल ये याद रखना है कि ये थोड़ी डिफरेंस है, बाकी सब में सेम है ना, तो याद रहेगा, गलत नहीं होगा आपका। सजा संबंधी जो क्वेश्चन आता है कभी पूछा जाता है। तो सेक्शन जो है 13, 13 कहता है लोक सेवा द्वारा आपराधिक अवसाद। देखिए ये भी याद रखना, सेक्शन 13 में क्या है, आपराधिक अवसाद कौन कर रहा है, लोक सेवक ही करेगा। इसमें लिखा है कोई लोक सेवक आपराधिक अपचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा, कब कहा जाएगा वो कि वो आपराधिक अपचार कर रहा है। पहला कहता है ये
यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कठोरपूर्वक दुरुपयोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है। ये कह रहा है कोई भी संपत्ति, वो जो लोग आपराधिक का विचार की करवाता वही है, कोई करवाता यहाँ है कि कोई भी संपत्ति वस्तु जो लोक सेवक को सौंपी जाए, कई ऐसी वस्तुएं होती है जो लोक सेवक के क्या होती हैं, उसके कब्जे में रहती हैं, उसके नियंत्रण में रहती हैं, तो वो वस्तुओं का क्या कर रहा है, खुद के लिए इस्तेमाल कर लेता है या क्या कर रहा है, उसको बयान कर देता है, गलत तरीके से बेच देता है, चुरा के बेच देता है। तो वो क्या है, वो आपराधिक विचार का दोषी माना जाएगा। इसमें धारा 13 में इसके लिए एक उदाहरण था हमारे पास, रियली उदाहरण है। एक एई साहब थे, एई विद्युत विभाग में होते ना, एई थे। उनकी पत्नी कहती थी कि भाई एक पटवारी और थे उनके साथ, उनके दोस्त थे, मित्र थे, दोनों मित्र थे। पटवारी जी भी मित्र थे, पटवारी जी उनके मित्र थे। अभी असली घटना है, पटवारी जी उनके मित्र थे, एई साहब थे। यही तो बड़ा पद होता है, पटवारी छोटा पद है ना। अब पटवारी जी मित्र थे लेकिन दोस्त थे दोनों। हालांकि ये अच्छे इंसान थे, बढ़िया। ये मित्र थे, इनके इनकी पत्नी थोड़ी थी, इनकी पत्नी कहती थी, इनकी पत्नी भी मित्र हो गई थी। अब चूंकि पटवारी जी तो रिश्वत लेते थे, बढ़िया रिश्वत खाते थे, बढ़िया, तो उनका घर का मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा कैसा, काफी अच्छा था, हाई था। और ये इनकी पत्नी की इनको टोटना मारती थी कि भैया तुम वो पटवारी होके देखो कितना अच्छा स्टैंडर्ड है, तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम ए ही हैं बोले तो भी कुछ नहीं कर पा रहे, देखो वो पटवारी छोटी सी नौकरी करता है, उसका स्टैंडर्ड देखो कितना अच्छा है। इनकी पत्नी ने टॉर्च टॉर्च के इनको बेचारे को उतावला करी, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इनको उतावला किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसफार्मर जो होता है, डीपी होती है जिसको कहते हैं डीपी सरकारी, वो डीपी बेच दी इनने कि भैया पत्नी कहती, बोले तुम भी करो, तुमने डीपी बेच दी, बेचारे पकड़ गए। डीपी बेची तो इस धारा जमीन दोषी होंगी। डीपी बेची, उसके बाद ये पकड़ गए, जेल की सजा हो गई इन्हें, है ना, जेल की सजा हो गई। उसके बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, असली है ये घटना। इन्हें आत्महत्या कर ली और पत्नी जो उनके जो बच्चे थे, पत्नी बेचारी अब वो क्या करती, ट्यूशन पढ़ाती, ट्यूशन पढ़ा रही बच्चों को, बस ये स्थिति लोग आ गए इस तरीके की। इसीलिए देखिए कोई चीज से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो है उतने में संतुष्ट चाहिए, है ना। किसी से होड़ भी नहीं करना चाहिए कि उस पे है, हम पे क्यों नहीं। अरे उस पे है तो है, हम पे होगा, हम मेहनत करेंगे तो हम पे होगा, लेकिन गलत काम नहीं करना चाहिए कि भैया जो उसमें आके किसी किसी की फितरत होती है कि वो गलत काम कर लेता है, किसी की नहीं होती फितरत, हर आदमी की अपनी फितरत होती है ना। तो वो चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, वो असली घटना है बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखिए किस तरीके का कोई काम करता है, कोई व्यक्ति, कोई उसके कंट्रोल में कोई चीजें आती हैं और वो क्या करता है, उसको बेच देता है, उसको नियंत्रण में, तो इस तरीके का क्या माना जाएगा, वो धारा 13 के अधीन आपराधिक का विचार माना जाएगा या अपने उपयोग में ले लेता है ना, इस तरीके से। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साथ से समृद्ध करता है, पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साथ से समृद्ध करता है, जोड़ता है, तो अभी क्या माना जाएगा, आपराधिक अविचार का अपराध माना जाएगा। स्पष्टीकरण देख लीजिए जल्दी जल्दी, इसके पहला स्पष्टीकरण देखिए। दूसरा, पहला कह रहा है किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को शास्य समृद्ध बनाया है यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के स्रोतों से अनानुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवा समाधान रूप से अपना हिसाब नहीं दे पाता। वही बात कह रहा है कि बीच बीच के पैसा वाला बन गए, उसकी बात कह रहा है, और उसका हिसाब नहीं दे पाता, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज आई, कोई पैसा आया, तो एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि आपकी सैलरी इतनी है, खर्चा इतना हो जाता है, बचत इतनी है, तो लगभग आपकी नौकरी इतने साल हो गई, ये सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो आपकी नौकरी के इतने साल हो गए, तो लगभग आप पे इतना पैसा हो सकता है आपने कोई पूंजी निवेश वगैरह किया हुआ, तो टोटल मिला के, कुल मिला के, सारा जोड़ के, कि लगभग इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, लेकिन उस रकम से भी ज्यादा पैसा निकल रहा है आपके पास, तो माना जाएगा कि जो चीजें आपने अवचार किया है ना, उनके द्वारा प्राप्त की गई है। आपने अपनी स्थिति को संभाल लिया, सुदृढ़ कर लिया, भैया पैसे वाले बन गए, वो वाली चीज कह रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपने ये सब रिश्वत के पैसे से किया। दूसरा कह रहा है पद, आय के ज्ञात स्रोतों से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत, आय का अर्थ है विधिपूर्ण, जो आप आय प्राप्त करते हैं वो, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसका धारा का जो सब क्लॉज है, दो क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कोई लोक सेवक जो आपराधिक अपचार करेगा इतनी अवधि के लिए जो 4 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडनीय है। तो जो अपचार के लिए भी थोड़ी सी अलग सजा आई, ये भी याद रखें कि तो अलग ही है हटके, तो ये याद भी रहेगी। ये कितनी है, 4 वर्ष तक के कारावास से कितना हो सकता है, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक का हो सकता है प्लस जुर्माना। ये तो एक अलग ही है, ये तो भूलोगे ही नहीं आप, है ना। 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक का अगर कोई लोक सेवक है आपराधिक अनुसार का अपराध करता है तो कितनी सजा से दोषी होगा, 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दोषी किया जाएगा। देखिए सेक्शन जो है आपका अब आ जाता है 14। सेक्शन है सेक्शन 14 कर दीजिए। सेक्शन क्या है, 14। सेक्शन 14 कह रहा है अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। हैबिचुअल अपराधी जो होते हैं अभ्यासिक, तो कंटिन्यू अपराध करते हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं उनकी। मैंने कहा ना कुछ लोग होते ही है ऐसे, वो अभ्यासिक होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करते हैं, होता है उनका इस तरीके का। तो वही बात कह रहा है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो अभ्यासिक अपराधी, देखिए ये क्या कहता है, जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से जिसकी यदि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु तो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब पहले पकड़ गए थे, फिर छूट गए, फिर आ गए नौकरी पे, थोड़ी बहुत सजा हुई थी, तो कितने सजा से कितने दंड से, इसमें 5 हो जाएगी न्यूनतम, है 4 3 क्या होगी 5, वो सजा 3 है 10 वर्ष, 10 कर दीजिए, 5 से 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो मानता नहीं है। पहले खा गया, दो पहले खाया आया थोड़ी बहुत सजा, उसके बाद फिर छूटा, फिर वही हरकतें चालू, क्योंकि आदत है, मजबूरी है। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो कितनी सजा होगी, 5 से 10 तक। यहाँ कितनी थी, अवचार में 4, एक कम हुई थी, न्यूनतम में 1 कम हुई थी, बाकी अभ्यासिक में 5 से 10। अभ्यासिक है तो 5 से 10, अवचार करता है 4 से 10, ठीक है ना, 5 से 10, 4 से 10, ऐसे याद करना है ना। और कोई रिश्वत अगर किसी को धारा 8 के अधीन क्या है, रिश्वत देता है तो 7 वर्ष तक की सजा, है ना, ये याद रखना। अगर प्रतिफल की बात आ रही है तो 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा, और बाकी सब में 3 से 7, 3 से 7, 3 से 7, ये याद रखना है। सेक्शन अब इसमें है 15। सेक्शन 15 ये है प्रयत्न के लिए दंड। काय के लिए दंड, प्रयत्न के लिए दंड कितना है, धारा 15 में। दंड याद रखें आपको इसमें, है ना, तो ज्यादा डिग्री नहीं करना, केवल सेक्शन पढ़ना है और दंड, सेक्शन पढ़ना और दंड। छोटी छोटी 1 2 बातें आई तो आपने पढ़ने को ध्यान में, कोई काम बाकी कोई जटिल बातें नहीं तो याद रहेंगी। तो देखिए ये कह रहा है जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, लिखा है काय का प्रयत्न करता है, धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का में कोई वस्तु वगैरह वाली चीज थी, वो उसको अपने उपयोग में ले लेता, बेच देता, वो वाला, उसका अगर कोई प्रयत्न करता है, दोबारा पकड़ा जाता है, कोई मैंने कहा ना कोई चीज वस्तु जो उसके अधिभोग में थी वो उसको बेचने का प्रयत्न करता है, वो वाली बात कह रहा है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो कितनी सजा होगी, 2 से 5 वर्ष तक के कारावास, 2 से 5 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माना। मान लीजिए कोई लोक सेवक था, उसके कब्जे में कोई ऐसी वस्तु थी जो उसको रखना चाहिए थी, अब वो क्या कर रहा है, वो उसको बेच दिया, उसको अपने उपयोग में ले लिया। इसका प्रयत्न करता हुआ अगर पाया जाता है तो कितनी सजा होगी, वैसे अगर अपराध कर देता था तो 10 से 4 से कितनी हो रही थी, 10, और कितनी हुई यहाँ 2 से 5 तक, 2 से आधी होगी उसकी, आधी कितनी हो, प्रयत्न की कितनी हुई सजा इसमें, आधी हुई कुल मिला के, 2 से लेके 5 वर्ष तक के कारावास। तो आप इसी को आधा कर देना, आप इसी का प्रयत्न मान लो के चलो इसको, तो ये सजा भी आपको याद रहेगी। प्रयत्न कैसा रहेगा, इसका आधा कर देना, है ना। तो 2 से अधिकतम की आधी हो गई 2, और न्यूनतम की आधी हो गई 2, और अधिकतम की आधी। तो इस तरीके से याद रखोगे तो आपको प्रयत्न की सजा भी नहीं भूलोगे यार, ये याद रखना, इसका आधा कर देना, ठीक है। तो 15 प्रयत्न से संबंधित, और प्रयत्न के लिए कितनी सजा, 2 से 5 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने। इसका लास्ट सेक्शन देखें, चैप्टर का 16। ये कहता है जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बात है। कह रहे हैं जब जुर्माना नियत किया जाता है तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाए, इसको पढ़ने बस। ये कहता है
जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय वहां जहां जुर्माने का दंड धारा 7 जो अपन पढ़ चुके हैं 8, 9 या 10 या धारा 11, 12 की उपधारा 2 या 14 या 15 के अधीन अधिरोपित किया गया है, उस रकम का संपत्ति के मूल का यदि कोई हो जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध अपराध करके अभिप्राप्त किया हो, अथवा वहां जहां दोष सिद्धि धारा 13 की उपधारा 1 के खंड भाग में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए है, उस खंड में निर्दिष्ट धन संबंधी साधन या संपत्ति जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधान प्रद लेखा जोखा देने में स्वतंत्र ध्यान में रखेगा। मतलब न्यायालय जब कोई जो अपराध किए गए हैं, न्यायालय की बात है, न्यायालय जब जुर्माना लगाएगा तो वो सारी चीजों का कैलकुलेशन करेगा, कितनी आए थे कितनी गए थी, और जो आप समाधान प्रद रूप से, जैसे कि मान लीजिए आपका इतनी प्रॉपर्टी है, ये पूरी प्रॉपर्टी है आपकी, इतना भाग आपका है वैलिड है, बाकी ये भाग आपने रिश्वत में कमाया, इसका आप हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, तो न्यायालय जब जुर्माना निर्धारित करेगा तो इन्हीं चीजों का ध्यान में रखेगा कि कितना कमाया, कैसे कमाया, ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए न्यायालय क्या करेगा, जुर्माने की रकम जुर्माने की रकम जो है तय करेगा, है ना, अपने हिसाब से न्यायालय देखेगा, कैलकुलेशन करेगा, उसके हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, जुर्माने की रकम तय करेगा कि आपको कितना जुर्माना लगना चाहिए, उस हिसाब से कि आपने कितना कमाया, 10 करोड़ की कमाई की, 5 करोड़ की करी, 10 लाख की करी, 20 लाख की करी, जैसा पद होता है उसके हिसाब से आदमी कमाई करता है, तो उसके हिसाब से न्यायालय फिर जुर्माना भी लगाएगा कि कितना लगना चाहिए आपको जुर्माना, तो न्यायालय उसके हिसाब से क्या करेगा, व्यक्तियों पर जुर्माना लगाएगा। ये जो अध्याय 4 है ये अपन कल देखेंगे, अध्याय 4 आपका 4A है, और उसके बाद अध्याय 5 है। ये जो वाला जो अध्याय कल कल थोड़ा देखा जाएगा, है ना। ठीक।